ऑब्टेन करके उसका यूटिलाइजेशन करना, ठीक है। क्योंकि कोई भी लिविंग सिस्टम है उसको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी जो है तभी आएगा जब वो फूड का यूटिलाइजेशन करेगा। हाँ बोलो सर, इस टर्म में ना फोटोसिंथेसिस नहीं आ रहा है, ट्रांसपिरेशन है। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स है प्लांट में, ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। अच्छा ये है ना, चलो ठीक है। एक फोटोसिंथेसिस नहीं आ रहा है? नो नहीं सर, सर, नहीं आ रहा। नेक्स्ट टर्म। अच्छा, एब्जॉर्प्शन बाय रूट है एंड ट्रांसपिरेशन है। यस। और फिर इसके बाद नर्वस सिस्टम, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सर, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला चैप्टर है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स है, ट्रांसपिरेशन है, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, बस यही सर। अच्छा बस यही है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन बाय रूट ही स्टार्ट करते हैं तब, ठीक है। अच्छा जेनेटिक्स नहीं आ रहा है क्या? नो सर। जेनेटिक्स तो हम क्लास ले चुके हैं उसका। यस सर, बट क्वेश्चन मिला तो वो नहीं आया। अच्छा ठीक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो हम लोग तो स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन बाय द रूट, ठीक है। देखो चलो ठीक है, इसमें भी ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। देखो एब्जॉर्प्शन बाय रूट जो है ये एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके लिए कुछ एसेंशियल चीज होता है जो उसको चाहिए होगा, ठीक है। हम लोग के केस में, एनिमल के केस में जो होता है, हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उससे सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है। लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं है। प्लांट के केस में क्या है कि वो जो भी लेगा सब सॉइल से ही लेगा, ठीक है। तो जैसे मेनली क्या यहाँ एब्जॉर्प्शन बाय रूट में मेनली हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा कि वाटर और मिनरल्स का जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस होता है, ये पूरा इसी में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी हम जस्ट बताए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है कुछ ना कुछ उसके लिए एसेंशियल चीज होता है, जैसे मिनरल्स वगैरह है, ये सब एसेंशियल चीज होता है, ठीक है। हम लोग केस में जैसे न्यूट्रिशन हम लोग करते तो न्यूट्रिशन करते हैं एनर्जी के लिए या और सब बहुत सारा प्रोसेस चाहिए। उसी तरह प्लांट के केस में न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके, और एक जो प्लांट का न्यूट्रिशन है वो एक्चुअली मिनरल्स को माना गया है, ठीक है। एक तो एक तरफ हम बोलते हैं कि फूड चाहिए, ठीक है, लेकिन मिनरल्स भी चाहिए, और वो मिनरल्स जो होता है वो वाटर के थ्रू ही जाएगा। अब वाटर के थ्रू जो है किस प्रोसेस से जाएगा, तो वो है एब्जॉर्प्शन। हमेशा ध्यान रखना कि प्लांट जो है कहाँ पे ग्रोथ करता है, सॉइल में। क्या रीजन है सॉइल में ग्रोथ करता है? क्योंकि सॉइल में हर एक टाइप का एसेंशियल मिनरल्स प्रेजेंट है, या फिर कुछ और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कंपाउंड प्रेजेंट है, जो वाटर के थ्रू प्लांट में चला जाता है। और वाटर के थ्रू जब जाता है तो कैसे जाएगा, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से जाएगा। और ये जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो रूट्स के थ्रू होता है। इसीलिए ये जो चैप्टर है एब्जॉर्प्शन बाय रूट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर जो इनटेक करता है वो किस प्रोसेस से करता है, ठीक है, कैसे जा सकता है अंदर। क्योंकि जब तक पानी नहीं जाएगा तब तक प्लांट को मिनरल्स नहीं मिलेगा, और मिनरल्स नहीं मिलेगा तो जो एज ए न्यूट्रिएंट वर्क करता है सब जगह फूड के तौर पे, यहाँ पे मिनरल्स के तौर पे वो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ऐसे हायर क्लास में 11-12 में जाओगे तो उसमें भी बायो में एक, क्योंकि ये जो एब्जॉर्प्शन बाय रूट है ये प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, मतलब कह सकते हैं एक तरह का प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब एक प्रोसेस है जिसमें रूट जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है। और वो वाटर जो है वो अपने साथ मिनरल्स को लेके जाता है, और मिनरल्स प्रोवाइड करता है प्लांट के पार्ट्स को, देन वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये मेन रीजन ये है कि क्यों एब्जॉर्प्शन बाय रूट पढ़ने की जरूरत पड़ा, क्योंकि वाटर को भेजना है, और वाटर जो होता है वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू जाएगा। और एब्जॉर्प्शन 5-6 प्रोसेस है उसके थ्रू वो मतलब ये प्रोसेस कर पाता है। मतलब सिंपल है
कि एब्जॉर्प्शन बाय रूट में कुछ हम लोग मेथड पढ़ेंगे, कुछ मैकेनिज्म पढ़ेंगे जिसके कारण वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि वाटर जो है वो रूट के थ्रू ही अंदर जाएगा और वही वाटर में एसेंशियल मिनरल्स होता है जो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्यों जरूरत पड़ता है वाटर एंड मिनरल्स का, तुम्हारे बुक्स में देखोगे चैप्टर्स में पहला यही चीज है, नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट। तो हम पहले बता चुके हैं कि अगर प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए, प्लांट को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो उसका न्यूट्रिएंट क्या है, मिनरल्स है। क्या है, मिनरल्स है। और ये मिनरल्स किसके हेल्प से जाएगा, तो वाटर के हेल्प से प्लांट में जाएगा। और यही वाटर का जो मैकेनिज्म है, मूवमेंट का मैकेनिज्म, बहुत सारे प्रोसेस होगा जैसे और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन वगैरह ये। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो मिनरल्स है इसका क्या काम। ठीक है, ये छोटा फॉर्म में, बड़ा फॉर्म में, सब फॉर्म में होगा। ठीक है, समझते हैं कि क्या होता है। देखो अब सबसे बड़ा सवाल है कि मिनरल्स को एज ए न्यूट्रिएंट क्यों वहां पे बोला गया है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट का काम होता है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करना। तो हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग के भी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट जाता है वो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है। बट प्लांट के केस में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स है, बट वो इनडायरेक्टली है। डायरेक्टली क्या है, मिनरल्स जाएगा तभी वो जो मैकेनिज्म है आई मीन फूड बनाने का या जो भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं वो बन पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनरल्स जो है एज ए न्यूट्रिएंट प्लांट में वर्क करता है। और जब हायर स्टडी करोगे, आई मीन 11th में जाओगे, तो वहां पे प्लांट न्यूट्रिशन का एक पर्टिकुलर चैप्टर मिलेगा जिसमें ये बताया गया है कि मिनरल्स कितना इंपॉर्टेंट है और मिनरल्स जो है वाटर के थ्रू जाता है। और वो वाटर के थ्रू जो जाता है, तो वाटर के थ्रू किस किस प्रोसेस से जाता है, जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बाय रूट है। मतलब एक तरह से हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, ये तो एब्जॉर्प्शन बाय रूट एक मैकेनिज्म है, बट वो न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा प्लांट में, ये प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो रिलेट कर दिए, ताकि तुम लोग अगर 11th में बायो लेते हो तो उस केस में तुमको कोई नया चीज नहीं मिलने वाला है, सब यही चीज मिलने वाला है। बट वहां मैकेनिज्म थोड़ा ब्रॉड है, यहाँ पे थोड़ा कॉन्साइज है, ऑलमोस्ट जो है 50 to 60% यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, चलो देखो अब हम लोग समझते हैं क्या नीड होता है, समझे। देखो मिनरल्स का नीड क्या क्या है, तो पहला फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, देखो फोटोसिंथेसिस हम लोग मैकेनिज्म नहीं पढ़े हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा या फिर खत्म होगा हम लोग का सिलेबस, आई मीन पोर्शन, तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें फूड अपना खाना खुद बनाता है। क्या क्या चीज लेके, CO2, H2O, और ये कन्वर्ट डायरेक्ट करता है ग्लूकोज में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो एक चीज बता दो यहाँ पे, ये जो क्लोरोफिल है, क्या क्लोरोफिल बिना मिनरल्स का बनेगा, नहीं बनेगा। तो सबसे पहले प्लांट में क्लोरोफिल बनाना है तो उसके लिए चाहिए हमको मिनरल्स। ठीक है, और मिनरल्स किस प्रोसेस से जाएगा, एब्जॉर्प्शन बाय रूट। तो यहाँ मिनरल्स का जरूरत पड़ गया। ये जो प्रोसेस देख रहे हो, ये जो प्रोसेस हम देख रहे हो कि CO2 प्लस H2O मिलकर ग्लूकोज बनाता है, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है, इसका 2 फेज है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो यहाँ जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके लिए एसेंशियल मिनरल्स चाहिए, जो कि कौन करेगा, एब्जॉर्प्शन बाय रूट के थ्रू जाएगा, मतलब वाटर उसको लेके जाएगा। तो मिनरल्स ऐसे ही फुलफिल होता है। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, देखो ट्रांसपिरेशन क्या है, तो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वेपोराइज्ड वाटर को मतलब रिमूव करना, एक तरह से प्लांट में अगर रिमूवल फ्रॉम सरफेस ऑफ, हाँ, अगर वाटर में प्लांट में अगर एक्सेस वाटर हो जाता है तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलेगा वेपर के फॉर्म में, उसी प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। तो वो जो वाटर निकल रहा है वो भी वहां पे एसेंशियल होता है, कि ये जो मैकेनिज्म करता है वहां पे एसेंशियल है मिनरल्स का। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट करना। रूट जब लेता है वाटर को तो वाटर मिनरल्स है,
और वो मिनरल्स पूरे प्लांट के पार्ट्स में जाएगा, जो कि जाइलम टिश्यू उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, तो वहां भी मिनरल्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चला आता है तुम्हारा मैकेनिकल स्टफनेस। ठीक है, देखो मैकेनिकल स्टफनेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिना वाटर के मैकेनिकल स्टफनेस मतलब एक तरह का टर्जिडिटी। ये जो टर्जिडिटी है, क्या वाटर के बिना हो पाएगा? तो नहीं, वाटर के बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जहां तक मिनरल्स की बात है, तो मिनरल्स तो वाटर के थ्रू जाता ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसा प्रोसेस है जो बिना वाटर के हेल्प से ये नहीं होगा, और वाटर को एब्जॉर्ब करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस में जितना देख रहे हो, सब में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सब प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यही है नीड फॉर वाटर एंड मिनरल्स ऑफ प्लांट। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फॉर प्लांट। ठीक है, समझ में आया क्यों जरूरत पड़ता है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वाटर एंड मिनरल्स का क्यों जरूरत पड़ेगा प्लांट को, ये चीज देखें। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले जब बात वाटर के एब्जॉर्प्शन का आता है, तो वहां पे रूट्स का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रूट्स है और ऐसा ही रूट को हम पानी में डाल देंगे और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तुमको ध्यान देना पड़ेगा, हम तुमको एकदम शॉर्ट में कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि आखिर ये एब्जॉर्प्शन जो होता है ये कैसे होता है, रूट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए रूट का। तो देखो, रूट जो है वो क्या है, वो रेडिकल का पार्ट है। मतलब जब कोई न्यू प्लांट बनता है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन में जो है एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो अल्टीमेटली दो स्ट्रक्चर को बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल एंड प्ल्यूमल। तो रेडिकल से रूट डेवलप करता है, प्ल्यूमल से शूट डेवलप करता है। तो रेडिकल जब रूट डेवलप करेगा, तो देखो रूट कैसे है, इस तरह का स्ट्रक्चर। देखो ये रूट है, इसको हम लोग मेन रूट बोलते हैं, और साइड से जो प्रेजेंट होता है शेड लाइक, इसको रूट हेयर बोलते हैं। ये होता है रूट हेयर, और ये हो गया मेन रूट। ठीक है, ये चीजें अब ध्यान देना कि देखो, अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन होना है, तो मेन रूट जो होता है वो कभी भी डायरेक्टली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इस केस में रूट हेयर जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्यों ऐसा? कि देखो, प्लांट का प्लांट सेल से बना है, और प्लांट के सेल में जो लेयर है, उसका आउटर लेयर है, किस चीज से बना है बता दो? तो वो सबसे आउटर लेयर में कौन सा होता है? सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, यही ना होता है? Yes. ठीक है, तो क्या सेल वॉल जो है वो डायरेक्टली वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा? तो यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो मेन रूट इसी कारण से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, रूट हेयर में मेनली क्या है, यहाँ पे इपीब्लेमा सेल का लेयर होता है। एक तरह से समझ लो इपीब्लेमा सेल है, यहाँ पे क्या है? इपीब्लेमा सेल। और ये इपीब्लेमा सेल होने के कारण वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। तो ये हो गया एपीब्लेमा सेल, ये ध्यान रखिए, एपीब्लेमा सेल। समझे? तो सबसे पहले डिफ्यूजन प्रोसेस से रूट हेयर में होगा, पता चल गया। क्यों रूट हेयर में होगा? क्योंकि एपीब्लेमा सेल है। क्यों मेन रूट में नहीं होगा? क्योंकि मेन रूट जो होता है, रूट प्लांट का कोई भी पार्ट जो होता है वो सेल वॉल से बना होता है, लेकिन रूट हेयर में एक एक्स्ट्रा सेल है, आई मीन एक एक्स्ट्रा मतलब पार्ट है यहाँ पे, एपीब्लेमा सेल, जो कि इसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, अब यहाँ पे एक और चीज है, जब इपीब्लेमा सेल होता है तो रूट हेयर तो उसको इजिली से सेल वॉल उसको डिफ्यूजन के थ्रू अंदर ले लेगा, लेकिन सेल वॉल के बाद कौन है? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद कौन है?
सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थीन एंड सेमी परमिएबल हम लोग बोलते हैं। ये सेमी परमिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है। हम लोग क्यों लिखेंगे सेमी परमिएबल? क्योंकि वो सारे सब्सटेंसेस को पास नहीं होने देते। हाँ, तो क्यों लिखेंगे सेमी? क्योंकि कुछ जो एसेंशियल सब्सटेंसेस है वो उसी को इनटेक करेगा या उसी को जाने देगा, सबको जाने नहीं देगा। क्योंकि सॉइल में एसेंशियल मिनरल्स भी है और नॉन एसेंशियल भी मिनरल्स है। पानी हम जब डालते हैं तो उस वाटर में एसेंशियल है फॉर प्लांट और कुछ नॉन एसेंशियल है। जो एसेंशियल वो उसी को जाने देगा। वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को सेल मेम्ब्रेन का हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एक और चीज ध्यान रखना कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या होता है कि ये देखो मेम्ब्रेन है और इसमें पोर्स है, तो जो छोटा मॉलिक्यूल है वो चला जाएगा, जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है वो नहीं जा पाएगा। इसी को एग्जैक्टली बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन मान लिया जाए अगर ये बड़ा मॉलिक्यूल, ये जो है ये बड़े साइज का जो मॉलिक्यूल है इसको भी जाना है, तब इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस होगा, मतलब एनर्जी दिया जाएगा, एंजाइम दिया जाएगा। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तो जो एसेंशियल है वो छोटा है वो चला गया, जो एसेंशियल है वो बड़ा है वो नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मैकेनिज्म जैसे एंजाइम दे दिए, फिर तुम एनर्जी दे दिए, तभी वो जा पाएगा। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल। और अगर सिर्फ और सिर्फ जो जरूरत है उसी को वो जाने दे रहा है और वो सिलेक्टेड पार्टिकल पर, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो इसी का पार्ट होता है। एक तो सबसे पहले कि जो सिलेक्टेड है उसको जाने देगा, दूसरा कि जो सिलेक्टेड है या जो एसेंशियल है और वो बड़े फॉर्म में है तो उसको एनर्जी वगैरह का जरूरत पड़ेगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें होता है और सबसे ज्यादा सेमी परमिएबल का प्रॉपर्टी प्लांट सेल में पाया जाता है। आई मीन ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और उसको लेके जाने देता है। तो एक तो सबसे पहले सेल वॉल का कैरेक्टरिस्टिक, सेल वॉल के ऊपर में जो होता है एपिथेलियम सेल है वो करने का। दूसरा सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वो थीन है और सेमी परमिएबिलिटी, उसमें वहां पे सेमी परमिएबल जो प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट हो, जिसके कारण जो है वो वाटर से मिनरल्स को जाने देता है। यही है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो, अब एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हम पहले बता चुके हैं कि अगर सॉइल से वाटर जा रहा है प्लांट में या रूट में, वो किसी ना किसी प्रोसेस से जाएगा। ये तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया किसका, रूट्स का, क्योंकि रूट का कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखना कोई भी प्लांट का मेन रूट के साइड में रूट हेयर होता है, तो रूट हेयर ही जो है वो वाटर को लेके जाता है और उसी वाटर में मिनरल्स भी चला जाता है उसके साथ साथ। ठीक है, ये समझ में आया बेटा? इसको किसको नोट करोगे? नोट कर ले, नोट कर लिए? यस सर। चलो ठीक है, देखो ये तो इसका हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग को ये देखना है कि आखिर जो प्रोसेस है, कहने का मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन होगा किस प्रोसेस से होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, क्योंकि ये तो पता चल गया कि रूट से होगा, लेकिन किस किस प्रोसेस से होगा, या फिर हम एक तरह से बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन या कंडक्शन वाटर एंड मिनरल्स का। ठीक है, उसके लिए कुछ प्रोसेस है। तो पहला जो प्रोसेस है, स्टार्ट करते हैं, टॉपिक है एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रोसेस क्या क्या है उसको समझ लेते हैं। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक ही चलते हैं। 5 मेन प्रोसेस या फेनोमेनन भी कह सकते हैं इसको, ये है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस, तीसरा इम्बिबिशन, चौथा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और पांचवा टर्जिडिटी एंड
फ्लैसिडिटी, ठीक है, जिसको प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, देखो सबसे फर्स्ट में हम लोग का स्टार्ट होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का ही एक टाइप है ऑस्मोसिस, जो कुछ कंडीशनल काम करता है। इम्बिबिशन बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि किसी चीज के थ्रू होगा उसको एक्टिव करना पड़ेगा तब। और टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, ये हम लोग को 5 फेनोमेनन पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन में जो इसका है डेफिनेशन समझना। देखो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर concentration to their lower concentration, higher concentration to their lower concentration। तो यहाँ पे जब हम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल लिखे हैं तो मूवमेंट ऑफ यहाँ पे हम लोग वाटर ले लेते हैं, वाटर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। देखो हम वाटर के कंसर्न में क्यों बात कर रहे हैं, बट वाटर एग्जैक्टली सब जगह हम लोग नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ही ले लेते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो डिफ्यूजन क्या बोलता है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो लिक्विड के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे लिक्विड है, वाटर के कंसर्न बात करें इसलिए हम वाटर यहाँ पे लिखे हैं। बट डिफ्यूजन का एग्जैक्ट डेफिनेशन या मीनिंग किसी पर्टिकुलर के कंसर्न में नहीं होता है, वो सबके कंसर्न में होता है। सबके कंसर्न जैसा 3 स्टेट में मॉलिक्यूल है, गैसियस, गैसेस, उसके बाद लिक्विड एंड सॉलिड, 3 फॉर्म में रहता है कोई भी मॉलिक्यूल। तो यहाँ तीनों के कंसर्न में अगर हम बात करेंगे, इसलिए वहां पे मॉलिक्यूल लिखे हैं, बट तुम्हारे चैप्टर के अकॉर्डिंग वाटर लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना ये तीनों के कंसर्न में डेफिनेशन है कि किसी भी मूवमेंट, मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन टू क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन। ध्यान रखना, हायर टू लोअर। ठीक है, अब एग्जांपल समझना। ठीक है, घर में पूजा वगैरह होता है तो जो अगरबत्ती जलता है एक कोना में जलेगा और पूरे घर में वो स्मेल करेगा, तो वो क्या है, वो वहां से निकला, वो गैसियस के फॉर्म में था और वो मूव किया, वो हो गया डिफ्यूजन। वाटर भी इसी तरह से काम करता है, फर्श पे या कहीं पे भी हम थोड़ा सा पानी गिरा दे वो धीरे धीरे फैलेगा, धीरे धीरे क्या होगा, फैलेगा। ये भी क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। तो डिफ्यूजन में सिंपल है, उसमें पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम लोग नहीं ले सकते हैं, वो तीनों स्टेट के लिए बात कर रहा है, तीनों मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहा है, क्योंकि तीनों का जो मतलब रेट है, आई मीन फैलने का, स्प्रेडिंग का जो रेट है वो भी डिपेंड करता है। डिफ्यूजन में सबसे ज्यादा जो स्पीडली मूव करेगा वो गैस, देन लिक्विड, देन सॉलिड, ये चीज होता है। अब यहाँ पे तुम एक चीज ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा बोला क्या गया है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये मैकेनिज्म तो समझ में आएगा, लेकिन इसका कुछ क्राइटेरिया भी है। क्राइटेरिया ये है कि अगर डिफ्यूजन होता है, ठीक है, अगर डिफ्यूजन होगा, एक सेकंड, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। ठीक है, देखो हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल का क्या कंसर्न है कि हाई टू लो। अगर हम उसका रेट का बात करें तो रेट क्या है, गैस में ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, देन फिर सॉलिड, सॉलिड में कम से कम होगा। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाला बात है
कि तुम लोग खुद आंसर बताओ कि क्या डिफ्यूजन डायरेक्शनल चलेगा कि रैंडम चलेगा। अगर यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा तो वो डायरेक्शनली मूव करेगा या फिर रैंडमली मूव कर जाएगा? रैंडमली। रैंडमली। तो ऑस्मोसिस जो होता है, जैसे हम लोग ऑस्मोसिस में डिफरेंस देखेंगे, ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन है, लेकिन वहां पे कुछ कंडीशन है, यहाँ पे कुछ कंडीशन। इसका क्या कंडीशन है? एक तो लोअर, हायर टू लोअर, दूसरा ये रैंडम मूवमेंट करेगा। हम लोग लिख सकते हैं रैंडम मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट। तो हम लोग ऐसे इसको ये भी लिख सकते हैं नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ये कहीं पे भी चला जाएगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं कि ईस्ट जाएगा, वेस्ट जाएगा, नॉर्थ जाएगा, साउथ जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना। और नेक्स्ट इसका क्या है कि क्या इसमें, इस प्रोसेस में एनर्जी का जरूरत पड़ेगा? तो एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी या फिर एटीपी। ये दो हो गया, ठीक है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस हम लोग लिख सकते हैं, स्लो प्रोसेस। और डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो हो पाएगा या कम रहेगा तो हो पाएगा? ये बताओ। कम रहेगा तो होता है। कम रहेगा तो हो पाएगा। तो एक तरह से क्या बोल सकते हैं, लेस डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसा है? कम है, या लो डिस्टेंस लिख देते हैं, लो डिस्टेंस, लेस नहीं समझ में आ रहा, लो, लो डिस्टेंस। देखो, तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो डिफ्यूजन के केस में होता है। कहीं भी डिफ्यूजन होगा ये सब चीज तुमको दिखेगा, नॉन डायरेक्शनल, नो एटीपी यूज, उसके बाद फिर तुम्हारा स्लो प्रोसेस, देन लो डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करें तो एनिमल में जो होता है, एनिमल, पूरे एनिमल में कहीं भी किसी भी एनिमल के केस में डिफ्यूजन प्रोसेस से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होता है, ना ऑस्मोसिस प्रोसेस से। हम लोगों में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली ट्रांसपोर्ट करना है, यहाँ पे तो इस प्रोसेस को देखना ही पड़ेगा, प्रोसेस तो होगा ही होगा, क्योंकि वहां पे वैसा कोई सिस्टम नहीं, कोई सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन नहीं। लेकिन हम लोग में ऐसा ऑर्गन है जो वाटर या फिर किसी भी पार्ट को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, यहाँ पे तो करेगा नहीं, जो भी करना है प्रोसेस है, तो ये चीज है, ठीक है। ये तुम्हारा डिफ्यूजन का मेन क्राइटेरिया एंड डेफिनेशन। समझ में आया डिफ्यूजन? बताओ कोई दिक्कत? यस सर, समझ आ गया। चलो ठीक है, इसको थोड़ा नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिए? नोट कर लोगे तो बताना, ठीक है। ये और कर इसके लिए। कर लिया ना। और देखो, इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे ये सब उतना नहीं दिया है बट बुक्स में पढ़ना समझ में आएगा। एक और चीज इसमें बताना चाहते हैं, डिफ्यूजन तब तक नहीं होगा जब तक कि उसका कंसंट्रेशन लो तक नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। सब मतलब ऐसे सिंपल समझना, जैसे हम अगरबत्ती का एग्जाम्पल लिए, तो जरूर नहीं कि वो अगरबत्ती एक घर में सीमित रह जाए, ठीक है ना। जैसे हम लोग धुआं को देखते हैं, धुआं कितना दूर तक फैल सकता है ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक क्राइटेरिया है कि जब तक उसका लो कंसंट्रेशन तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो फैलते रहेगा, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, या कुछ भी हो। ये एक पॉइंट उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। दूसरा नॉन डायरेक्शनल या ऑल डायरेक्शनल, ठीक है, ये सब चीज है। तो बुक्स में पढ़ना कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा अलग दिखेगा, बट हम ओवरऑल जो है यही बता दिए। जैसे नॉन डायरेक्शनल नहीं लिखा हुआ है तुम लोग के बुक में, ऑल डायरेक्शनल लिखा हुआ है, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं होता है, तो हम रैंडम मूवमेंट यहाँ पे उस चीज को लिखे, तो ये चीज तुम लोग एक बार बुक में पढ़ना, ठीक है। फिर नहीं समझ आएगा तो पूछोगे। अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस
ऑस्मोसिस। ठीक है, चलो ऑस्मोसिस के बारे में कुछ बताओ हमको, अगर आ रहा है किसी को तो। देखो इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर molecule to molecule नहीं होगा, higher concentration to lower concentration। concentration ये चीज है। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ वाटर का बात कर रहे हैं। ठीक है, वाटर का बात कर रहे हैं। जैसे सॉल्यूट, कहीं कहीं सॉल्यूट वर्ड भी लिखा रहता है या सॉल्वेंट वर्ड भी लिखा रहता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है बताओ। अगर हम सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है और सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व होता है, हो जाता है। जैसे मान लो सॉल्वेंट हम वाटर को बोल सकते हैं, और अगर हम चीनी या नमक ले ले उसको हम सॉल्यूट बोल सकते हैं। तो कहीं कहीं पे ये सॉल्यूट का वर्ड भी आता है और सॉल्वेंट का भी वर्ड आता है। तो कंसर्न हमेशा रखना है लिक्विड के तौर पे बात कर रहा है। ठीक है, कि जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन हाई है वहीं पे वो लो के तरफ मूव करेगा। तुम्हारे सामने एक कंडीशन देते हैं, तुम उसका हमको बताना। ठीक है, सपोज दैट मान लिया जाए ये एक कंटेनर है, क्योंकि सेल में हम लोग पढ़े थे पिछले साल, तो मे बी याद हो तुम लोग को। तो ये दो कंटेनर है, कंटेनर ए और कंटेनर बी। तो यहाँ पे हम लोग 1 kg शुगर को ऐड करेंगे और यहाँ पे ½ kg शुगर को ऐड करते हैं। ठीक है, कंटेनर दोनों का जो वाटर का जो लेवल है दोनों का सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन क्या हो गया, जो सॉल्यूट हम मिला रहे हैं वो देखो कि एक में 1 kg है, दूसरे में ½ kg है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि यहाँ पे मूवमेंट किधर से किधर होगा, इन कंसर्न ऑफ सॉल्वेंट या इन कंसर्न ऑफ वाटर, तो तुम्हारा क्या आंसर होना चाहिए, A to B या B to A? सर A to B। A to B। चलो और कोई आंसर करो। और कोई आंसर को। सोचो सोचो, एक ही आंसर मिला अभी तक। बोलो, जानवी, सजल, अलबीना बताओ। सर बोले तो A to A to B। B। सब A to B सब नहीं बोला ना, एक ही का जवाब आया। और कोई बताओ हमको। सर A अच्छा, to B। A सर to B। higher चलो concentration to lower। और concentration। चलो ठीक है, हम तुमको पहले क्वेश्चन क्या बताया, सबसे पहले ये बताओ कि ये जो मूवमेंट का कंडीशंस है किस कंसर्न में बात करना है, वाटर के कंसर्न में। ठीक है, हम यही बात बोले। हमको एक बात बताओ कि अगर हम 1 गिलास वाटर लेते हैं और उस पे हम 2 चम्मच चीनी मिलाते हैं, और 1 गिलास वाटर और लेते हैं उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाते हैं, तो चीनी का कंटेंट किस में ज्यादा? सर सर जिसमें फर्स्ट वाले में। 2 चम्मच फर्स्ट मिला वाले में। तो इसमें बता, इसमें चीनी का कंटेंट किसमें ज्यादा? A सर में A ज्यादा में। है। तो ए में, अगर मान लो ए में ज्यादा होगा तो ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो मतलब लिक्विड होगा, ये कंसंट्रेट होगा कि डाइल्यूट होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और ये डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेट होगा कंपेरिजन टू डाइल्यूट ए? होगा। डाइल्यूट होगा। तो जहां डाइल्यूट होता है वहां पे वाटर ज्यादा रहता है या फिर जो घुला है वो ज्यादा रहेगा? सर सर वाटर ज्यादा water रहता है। ज्यादा सर B2 है। रहेगा। तब अब B2 मूवमेंट है। समझ में आया, यही चीज हम बताना चाह रहे थे। अब Yes, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, यस सर। हम इसीलिए पहले बोल दिए थे कि वाटर के कंसर्न में हम लोग बात करते हैं।
ठीक है, बात कर रहे हैं। और ऑस्मोसिस हमेशा वाटर के कंसर्न में ही बात होता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लिखा जाता है तब हम बोलते ए टू बी, तो समझ में हम लोग आता नहीं। ए जो है वो ऑब्वियस बात है। और ऐसे भी तुम देख सकते हो कि जो कॉन्सेंट्रेटेड चीज है उसका मूव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डाइल्यूट वाला चीज का मूव करना इजी है। आखिर क्यों? क्योंकि डाइल्यूट में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें इन कंपेरिजन टू जो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है उसमें तो होगा नहीं, होगा उसमें होगा, लेकिन कंपेरिजन में क्या होगा, वो कम होगा। तो इस हिसाब से B2A यही है तुम्हारा ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ क्राइटेरिया है। ये तो एक तरह का डिफ्यूजन हम इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है सेमी परमिएबल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चलो डिफ्यूजन में एक और वर्ड जुड़ गया, नो परमेबिलिटी। वहां पे नो परमेबिलिटी मतलब वहां परमेबिलिटी का कोई केस आया क्या? हम कभी बताए कि परमिएबल होना चाहिए? नहीं है। लेकिन इस केस में सेल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबिलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो ऑस्मोसिस ना होकर क्या कहला जाएगा? डिफ्यूजन कहला जाएगा। क्लियर हुआ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का मेन डिफरेंसेस? Yes, sir. ठीक है। अब देखो दूसरा क्या क्राइटेरिया है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट है। डायरेक्शनल मूवमेंट हो सकता है, और ये हो सकता क्या है? दूसरा एटीपी का यूज होगा। ऐसे एटीपी का हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस मूवमेंट में, जिस मूवमेंट फेनोमेनन में या प्रोसेस में एटीपी का बात हो जाता है, आई मीन एटीपी का यूज होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहला जाएगा। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही यही है, ठीक है, कि जिस ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन में या प्रोसेस में एनर्जी का यूज हो गया वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ये चीज है। ठीक है, चलो तो एक तो हो गया सेमी परमेबल नेचर, दूसरा डायरेक्शनल मूवमेंट, और ये फास्ट प्रोसेस होता है, हमेशा ध्यान रखना। कैसा होता है? फास्ट प्रोसेस। ठीक है, तीसरा जब तक ये प्रोसेस बैलेंस ना हो जाए तब तक ये मैकेनिज्म होते रहता है। मतलब अगर कंसंट्रेशन B2A अगर जा रहा है तो यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट है, जब तक अगर बैलेंस नहीं होता है तब तक वो मॉलिक्यूल चल रहा है। ठीक है, कैसे समझना? जैसे मान लो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे पूरा फुल है और यहाँ पे आधा है, मूवमेंट ऑब्वियस A से B जाएगा। ये हम कोई कंडीशन सिर्फ वाटर का रखे हैं, तो ये जब तब तक जाते रहेगा जब तक कि दोनों बैलेंस नहीं, ये बैलेंस हो गया ये भी बैलेंस हो गया, तो वहां पे मूवमेंट स्टॉप कर जाता है। तो ये ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग ये भी इस कंडीशन में रख सकते हैं। एक और चीज है कि ऑस्मोसिस जो होता है वो प्रेशर भी जनरेट करता है, जिसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, कैसे समझना? अगर मान लिया जाए कंटेनर हम A लेंगे और कंटेनर हम B लेंगे, तो प्रेशर भी डिपेंड करता है, हम अभी जस्ट बताया। तो यहाँ पे तुम ध्यान देना, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक का कंसंट्रेशन कम है, A का ज्यादा है, B का कम है। ठीक है, ऑब्वियस बात है जब B के कंटेनर में वाटर भरा हुआ है तो वाटर तो प्रेशर जनरेट करेगा ही, और यही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक सिंपल लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, एकदम सिंपल डेफिनेशन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैसा प्रेशर जो वाटर के थ्रू जनरेट हो रहा है उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और वही ऑस्मोटिक प्रेशर मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर वो दोनों एक ही, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो एक ही चीज है, क्योंकि ऑस्मोसिस है तो फिर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगा और प्रेशर ऑलरेडी जनरेट होगा ड्यू टू वाटर अमाउंट पे। ठीक है, ये चीज होता है जिसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग को बोलते हैं। ठीक है, ये है। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि जो ऑस्मोसिस होता है वो दो टाइप का होता है, अकॉर्डिंग टू मीडियम, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। एक को बोलते हैं सॉरी पहले इसको नोट करो फिर हम उसको बताएंगे, थोड़ा फिगर से बताना पड़ेगा, जल्दी नोट कर लो।
Yes, sir. Done. हो गया? Yes. हो गया? ठीक है। चल ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो प्रोसेस जो है वो दो है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ सेल मेम्ब्रेन के कंसर्न में बात होता है या आउटर मेम्ब्रेन के कंसर्न में बात होता है, इसलिए दो ये लिख रहा है। बाकी बात अगर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म अगर बात करेंगे तो अलग अलग टर्म हो जाता है, मतलब वही है जैसे इंड ऑस्मोसिस और एक होता है एक्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये एक कंटेनर है, यहाँ पे एक हम ले लेते हैं सेल। सेल में क्या है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, ये हाई हो गया। तो अब बताओ मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ये सेल, और ये हो गया सराउंडिंग सिस्टम, या फिर हम एक सिस्टम मान लेते हैं। तो इसका देखो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इस सिस्टम से सेल के अंदर में चला जाएगा, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और यहीं पे तुमको हम एक टर्म समझा देते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जनरेट होता है, टोनिसिटी। क्या होता है? टोनिसिटी। अब एक चीज बताओ कि अगर हम इस कंडीशन को लेंगे तो सिस्टम का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा हुआ है या सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा हुआ है? सिस्टम। सिस्टम का। तो सिस्टम का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो लोग इसको बोल सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? Yes. बोल सकते हैं। और सेल के अंदर का जो है वो हाइपो है, तो इस केस में सेल क्या करेगा? स्वेल या श्रिंक करेगा। मान लो हाई से लो की तरफ जा रहा है, मैकेनिज्म हो रहा है, तो इस केस में सेल में पानी भरते रह जाएगा, वो धीरे धीरे स्वेल कर जाएगा। तो ये है इंडोस्मोसिस का प्रोसेस। और यहाँ टोनिसिटी क्या हो गया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इस केस में सेल क्या करेगा? स्वेल करता है। एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो क्रिसमस का जो एक्सपेरिमेंट है उसको पानी में रख के देख लेना, ठीक है। रात में तुम रखोगे, सवेरे में देखना वो पूरा फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, वो इंडोस्मोसिस है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक्सोस्मोसिस में एक्स का मतलब होता है बाहर जाना। ये सिस्टम में कंसंट्रेशन, क्योंकि हम सिस्टम का कंसंट्रेशन को ही ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टोनिसिटी बताना है हमको। देखो ये सिस्टम का कंसंट्रेशन है, और इस सिस्टम का कंसंट्रेशन में जो कंसंट्रेशन सेल का है वो ज्यादा है। सेल का पूरा भरा हुआ पानी है, और इस सिस्टम में कोई भी पानी भरा हुआ नहीं है। तो मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ये बाहर की तरफ जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सो ऑस्मोसिस। लेकिन अगर हम टोनिसिटी के हिसाब से बात करें तो इस सिस्टम का टोनिसिटी क्या होगा? हाई या लो? बताओ। लो। लो। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। Yes. यस। और अगर मान लिया जाए इस केस में सेल से कुछ भी बाहर आ रहा है तो सेल स्वेल करेगा या श्रिंक करेगा? बताओ। श्रिंक करेगा। क्या करेगा? श्रिंक करेगा। तो देखो समझ में आप पढ़ लोगे, वहां पे एक्सपेरिमेंट के बाद है। हाइपोटोनिक होगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? एक्सोस्मोसिस। और रिजल्ट क्या आएगा? श्रिंक। क्या आएगा? श्रिंक। ऐसा होता है ना, श्रिंक। श्रिंक, ठीक है, ये हुआ श्रिंक। अगर हाइपरटोनिक लिए तो सेल क्या करेगा? स्वेल कर जाएगा। और रिजल्ट क्या होगा? इंडोस्मोसिस। तो ये दो टाइप का है, और यही इसका है टोनिसिटी। अगर हम बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हाइपर है हाइपो है, टोनिसिटी 3 पार्ट में बांटा गया, हाइपर, हाइपो एंड आइसो। तो आइसो में यहाँ पे क्या होगा? नो मूवमेंट होगा। क्यों नहीं मूवमेंट होगा बताते हैं। देखो आइसो का मतलब होता है सेम,
सेल के अंदर में भी कंसंट्रेशन सेम और सेल के बाहर में भी जो चीज है दोनों का कंसंट्रेशन सेम। तो कंसंट्रेशन अगर सेम हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, आइसोटोनिक। जब यहाँ पे कंसंट्रेशन दोनों का सेम होगा तो क्या मूवमेंट होगा, क्या ऑस्मोसिस होगा, नहीं होगा। हम No, पहले ही sir. बता चुके हैं कि जब तक बैलेंस नहीं है तब तक ऑस्मोसिस होगा, जैसे बैलेंस ऑस्मोसिस का प्रोसेस खत्म। तो यहाँ पे इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे स्टॉप मूवमेंट। क्लियर है, कोई दिक्कत बोलो, कोई डाउट है No, sir, no किसी को? problem. नहीं ना। देखो ये पूरा जो 2 प्रोसेस तुमको बताएं इसमें पूरा तुम लोग का एक्सपेरिमेंट भी उसमें दिया हुआ है। तुम लोग आराम से एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे। हम जो एक्सपेरिमेंट वहां पे हम यहाँ वो वाला चीज यहाँ पे नहीं बताए, बट जो चीज हम बताए वही चीज वहां पे लिखा हुआ है। कहने का मतलब सेलोफेन पेपर वगैरह है, वहाँ मटेरियल अलग यूज किया है, हम तुमको सिंपल वे में समझाया। ठीक है, कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो तुम लोग। No, sir, no doubt. देखो जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो ये सॉल्यूशन से ही आता है। हाइपर हाइपोन आइसोटोनिक सॉल्यूशन से ही प्रेशर होगा और उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। बुक्स में एक बार पढ़ना आराम से, तुमको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। और अगर नहीं समझ में आता एक्सपेरिमेंट तो हमको बताओगे। ठीक है, तो चलो बताओ कुछ, फिर से रिपीट करते हैं। पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं, डिफरेंसेस के बाद एक्सपेरिमेंट तुमको समझ में आ जाएगा। देखो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, क्या होना चाहिए? दोनों में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हायर टू लोअर हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस कैसे तुम बताओगे? Sir, कंक्लूजन क्या? In diffusion, it is directionless. And हाँ नहीं वो ठीक है, और कुछ? Diffusion is a slow process and osmosis fast process. वो ठीक है, और मेन डिफरेंस बताना है, एक वर्ड का आंसर है, बताओ। अगर एक वर्ड में बोला कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में आप अंतर बताइएगा, डिफरेंस बताइए। Diffusion is for permeable and in osmosis semi-permeable. चलो हाँ नहीं, गलत यहाँ बोल दिए। डिफ्यूजन को परमेबिलिटी का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, और ऑस्मोसिस में परमिएबल का जरूरत पड़ेगा। तो सेमी परमिएबल बोलो या सिलेक्टिव परमिएबल बोलो, ऑस्मोसिस में कोई गलत नहीं करने वाले। लेकिन अगर सबसे पहले कोई डिफरेंस पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो परमिएबिलिटी नेचर, क्योंकि ऑस्मोसिस को परमिएबिलिटी का जरूरत है लेकिन डिफ्यूजन को परमिएबिलिटी का जरूरत नहीं है। बाकी बात दूसरा तीसरा जो भी है तुम लिख सकते हो, क्योंकि इसका जो आंसर है एग्जैक्ट आंसर यही होता है। हम लोग कैसे पता करेंगे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस है, ठीक है, अब थोड़े ना देखना चाहेंगे उसका स्लो प्रोसेस क्या है, रेट थोड़े तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, सेल मेम्ब्रेन में अगर परमेबिलिटी आ रहा है तो ऑस्मोसिस, नहीं परमेबिलिटी का जरूरत पड़ रहा है तो उसको डिफ्यूजन। ये मेन डिफरेंस याद करो। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में भी यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे उसमें तुमको दिख जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन लेस, डायरेक्शन स्लो और फास्ट जो भी है वो सेकेंडरी डिफरेंसेस है, बट मेनली तुम्हारा ये है। ठीक है, दूसरा कि अगर हम ऑस्मोसिस का प्रेशर पे प्रेशर के कंसर्न में बात करें तो वो प्रेशर कैसे पता चलेगा? तो सॉल्यूशन से, उसके टोनिसिटी के सॉल्यूशन से। तो हाइपर में प्रेशर ज्यादा, हाइपो में प्रेशर कम और आइसो में प्रेशर नन रहेगा, क्योंकि ये निग्लिजिबल है, इसीलिए बैलेंस यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, और अगर हाइपर हुआ तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? सेल का स्वेलिंग कर जाएगा और उसी प्रोसेस को एंडोस्मोसिस। हाइपो रहेगा तो सेल श्रिंक करेंगे, उस प्रोसेस को एक्सोस्मोसिस। और अगर सॉल्यूशन बैलेंस है तो उसको आइसोटोनिक, वहां पे मूवमेंट स्टॉप रहेगा। ठीक है, और इसका रिजल्ट सेल में कोई उसके शेप एंड साइज में ना स्वेल करेगा ना श्रिंक करेगा, क्योंकि मूवमेंट वहां पे क्या है? स्टॉप है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? ठीक है, No problem. सो तुम लोग का होमवर्क देखो, आज होमवर्क इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसको पढ़ना है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जाओगे तो इंट्रोडक्शन में तुम्हारा नीड पढ़ लेना, उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट फॉर एब्जॉर्प्शन वाटर वो पढ़ लेना, डिफ्यूजन पढ़ लेना, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का सारा तुम लोग एक बार रीड करके आना, क्योंकि तुम लोग में प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट है वो दिया गया, उसके साथ कुछ कंक्लूजन भी है, वो तुम लोग पढ़ के आओगे। ठीक है, okay, बाकी sir. बात क्लासेस आज हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। देन फिर नेक्स्ट जो है हम लोग का स्टार्ट होगा क्या, इम्बिबिशन एक्टिव वगैरह हम पढ़ा देंगे। ठीक है, बोलो। Okay, sir. क्लियर? कोई डाउट? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो, नहीं समझ में आया No, तो sir, no doubt. No, sir, no doubt.
एक्सपेरिमेंट जरूर पढ़ लेना, हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तो कंक्लूजन समझ में आएगा, जैसे सेमी परमेबिलिटी का, ठीक है, वो मूवमेंट का, कहाँ डाइल्यूट कहाँ कंसंट्रेट, वो सब समझ में आएगा। क्लियर है? ठीक है, यस सर, चलो ठीक है, इसको नोट कर लिए, Yes, sir. यस सर। सबको कर लिए ना? चलो ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट जो है वो पहले थोड़ा सा इसको हम लिखवाएंगे भी, जो मेन चीज है वो लिखवा देंगे, बाकी बाद बुक से एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आएगा, फिर बाद में ये मत बोलना कि सर वो नोट्स में नहीं था, क्योंकि तुम्हारे बुक्स में उसको अच्छे से लिखा हुआ, जो कंक्लूजन वो हम बता दिए है, बाकी बाद एक्सपेरिमेंट को याद रखना तुम्हारा काम है, ठीक है? नोट्स थोड़ा शॉर्ट में हम इसको लिखवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके ओके सर, ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। Thank you, sir. वेलकम थैंक यू। वेलकम।